Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 2 बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस लेसन 4 लर्निंग आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students, now we are going to study section 4.3 which is some other types of learning. Till now we have read about learning and conditioning. Now we will read briefly about the other types of learning. अभी तक हम लोगों ने learning और conditioning के बारे में पढ़ा. अब हम लोग briefly other types of learning के बारे में पढ़ेंगे. Verbal learning. You are reading this lesson and trying to understand the concept of learning. This is possible because of verbal learning. You have learned language. People in different parts of the world learn different languages. The process of learning language is called verbal learning. If you recollect your younger days, you will notice that you started with identifying alphabets, then moved to words, and finally sentences. When you learn a foreign language, you use pair of words. Psychologists study how various procedures like serial learning and paired associates learning are used. तो आप इस लेसन को रीड कर रहे हो और इसमें लिखे लर्निंग के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये किस प्रकार से पॉसिबल है? वर्बल लर्निंग के थ्रू आप लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं। जो लोग हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में रहते हैं, मीन्स अलग अलग वर्ल्ड के हिस्सों में रहते हैं और वो अलग अलग लैंग्वेजेस को लर्न करते हैं। ये जो प्रोसेस है लर्निंग लैंग्वेज, वो भी वर्बल लर्निंग के अंतर्गत आता है। अगर आप यंगर डेज की यादों को रिकलेक्ट करते हो तो आप नोटिस करोगे कि आप सबसे पहले क्या सीखे थे। अल्फ़ाबेट्स को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद फिर आपने वर्ड्स पढ़ना स्टार्ट किया, फिर फाइनली आप सेंटेंसेस तक पहुंचे। जब आप फॉरेन लैंग्वेज को लर्न कर रहे हो या फिर लर्न करना चाहते हो या फिर कभी लर्न करोगे, तो आप पहले पेयर ऑफ वर्ड्स को देखोगे। जो साइकोलॉजिस्ट है वो अलग अलग प्रोसीड्यूर्स को कर रहे हैं जिसमें वो देख सके कि किस प्रकार से सीरियल लर्निंग या फिर पेयर्ड लर्निंग एसोसिएट्स होता है और इसको कैसे यूज किया जाता है। Concept learning. This is about developing categories of objects and events. It is very important in our life that we should discriminate between things on the basis of some criterion. For example, the terms boys, girls, fruits, and furniture refer to concepts. A concept involves a variety of objects clubbed together. Use of categories or class names helps us to communicate and perform different activities. The concepts may be natural or artificial. They may be as abstract and concrete. Love, freedom, and democracy are examples of abstract concepts. Cow, table, boy, girl, orange, and roses are examples of concrete concepts. While learning a concept, we make one response to all the stimuli belonging to that category. Thus, we refer to all kinds of tables as table or all boys as boy. In fact, all kinds of higher learning necessarily involves concept learning. Concepts helps us to reduce the complexity of our world. In lesson 7, you will read more about concept information. तो ये जो हमारा कंसेप्ट लर्निंग है वो किसके बारे में है? ऑब्जेक्ट और इवेंट्स की कैटेगरीज को डेवलप करने के बारे में। ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये हम लोगों को किसी भी चीज़ों में डिस्क्रिमिनेट करने से अवॉइड करता है। और इसका जो बेसिस कुछ क्राइटेरिया है, एग्जांपल के लिए जो हम लोग बॉयज़ को टर्म करते हैं गर्ल्स, फ्रूट्स, फर्नीचर, ये सब एक कॉन्सेप्ट है। मीन्स जितने भी टाइप्स के फ्रूट्स हो गए जैसे कि मैंगो, बनाना, पैपया, तो सबको हम लोग किस ग्रुप में डालेंगे? हाँ, ये सब फ्रूट्स है। अगर कोई भी लड़कियां हैं जैसे कि सीता, गीता, संगीता या फिर आशा, कोई भी लड़की है तो उसको हम लोग किस ग्रुप में डालेंगे? गर्ल्स में। वैसे ही बॉयज में आता है, फर्नीचर में आता है, हम लोग ये कॉन्सेप्ट के रूप में इस चीज़ को पढ़ते हैं। एक जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें अलग अलग वैरायटीज के ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो एक साथ आते हैं और ऐसे कैटेगरीज को हम लोग एक नेम से बुलाते हैं और उसको कम्युनिकेट करते हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है वो नेचुरल और आर्टिफिशियल हो सकता है। अगर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट की बात करें तो जो लव, फ्रीडम या डेमोक्रेसी है वो सब एग्जाम्पल्स है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के। काउ, टेबल, बॉय, गर्ल, ऑरेंज, रोजी, ये सब एग्जाम्पल है कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स के। जब हम लोग किसी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो एक रिस्पॉन्स करता है उसके अगेंस्ट किस स्टिमुली में जो कि उस कैटेगरी से बिलोंग करता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जितने भी टेबल्स या टेबल हो गए या फिर जितने भी बॉयज़ या बॉय हो गए, मीन्स एक लड़का है तो भी उसको बॉय बोल रहे हैं, बहुत सारे हैं तो उनको बॉयज़ बोल रहे हैं।
एक टेबल तो उसको टेबल ही बोल रहे हैं, बहुत सारे ग्रुप ऑफ टेबल है जिसको हम लोग टेबल्स बोल रहे हैं। इनफैक्ट जितने भी हायर लर्निंग नेसेसरली है, मीन्स जितने भी हायर क्लासेस में पढ़े या फिर जितने भी हायर लेवल की लर्निंग को करना है, उसमें सब कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग है। और ये कॉन्सेप्ट जो है वो रिड्यूस करता है हमारी कॉम्प्लेक्सिटी को, हमारे वर्ल्ड की जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी है उसको ये कॉन्सेप्ट जो है वो उसको रिड्यूस करता है, उसको कम करता है। लेसन 7 में आप लोग कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के बारे में डिटेल से पढ़ोगे और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी। Skill learning. An important area of learning involves acquiring various types of skills like riding a bicycle, writing, car driving, piloting an aircraft, leading a group, and motivating others, etc. All of this involves skills. Those who are able to learn these and other skills get opportunities in life. Once the skill is acquired, one may overlearn it. It may become automatic and one is able to perform it with ease and comfort. As a result, people perform tasks spontaneously and can perform more than one task at a time. Example, talking to a person and car driving. एक इम्पॉर्टेंट एरिया है लर्निंग का, उसमें एक्वायरिंग होता है कि स्किल्स को आप किस तरह से एक्वायर कर रहे होते हो। वो आप बचपन से नहीं सीखे होते हो, वो आप अपने पूरे लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखे होते हो। जैसे कि आप राइडिंग अ बाईसाइकिल, बाईसाइकिल को कैसे चलाना है, लिखना कैसे, कार को कैसे ड्राइव करना है, एयरक्राफ्ट को कैसे पायलट करना है, या फिर आप कैसे किसी को ग्रुप को लीड कर रहे हो, कैसे किसी को मोटिवेट कर रहे हो, ये सब आप खुद से सीखते हो। ये आपका एक्वायर्ड लर्निंग प्रोसेस है, एक्वायर्ड स्किल लर्निंग प्रोसेस है। और इसमें जितने भी चीज़ें इन्वॉल्व है उसमें स्किल्स ही इन्वॉल्व है। और जो भी सीखता है या फिर उसके पास जो अलग अलग स्किल्स है उसको वो अपॉर्चुनिटीज देता है लाइफ में कि हाँ आप इस स्किल की वजह से आप अपने लाइफ में कुछ कर सकते हो। और एक बार जो स्किल एक्वायर्ड कर दिया जाता है तो उसको आप पूरे जीवन भर उसको यूज़ कर सकते हो उस स्किल को। और एक ऑटोमेटिक होता है या फिर कोई अपने ईज या कंफर्ट के साथ उसको परफॉर्म करने में एबल होता है। और इसके परिणाम स्वरूप जो लोग होते हैं या फिर जो पीपल होते हैं वो अलग अलग टाइम में परफॉर्म कर सकते हैं अपने टास्क को। जैसे कि आप कार भी चला रहे हो, ऊपर से किसी से बात भी कर रहे हो, तो आप मल्टीटास्क कर रहे हो एट अ टाइम, आप एक टाइम में दो टास्क कर रहे हो। ये आपका हो गया स्किल जो आपने सीखा। Transfer of training. It is interesting to note that learning of one task does not remain confined to that specific task only. That learning is used in other situations also. A person's ability to utilize knowledge, skills, and any kind of learning is highly appreciated. If a child learns to multiply or divide, she can use the process not only in the class but also in the marketplace or at home if it is required. Transfer of training refers to the process of using earlier learning in a new situation. It is positive if the first learning helps the second learning. It can be negative if the first learning interferes with the second learning. It can be zero if the first learning neither helps nor interferes with the second learning. तो ये एक इंटरेस्टिंग नोट करना होगा कि जो लर्निंग का जो प्रोसेस है वो कन्फाइन नहीं होता है एक स्पेसिफिक टास्क के ऊपर। जैसे कि वो जो लर्निंग है उसको यूज़ किया जाता है किसी सिचुएशन में, और एक जो पर्सन है उसका जो एबिलिटी होता है उस नॉलेज को यूटिलाइज करने का, वो किस प्रकार से उस नॉलेज को यूटिलाइज करता है अपने स्किल्स को, और कहाँ पे वो उसको उस नॉलेज को यूज़ करना है वो भी उसको पता होना चाहिए। अगर एक जो बच्चा है वो मल्टीप्लाई या डिवाइड करना सीख रहा है तो वो उस प्रोसेस को क्लास में ही ना करके उसको मार्केट प्लेस में भी यूज़ कर सकता है और घर पे भी यूज़ कर सकता है जब उसको रिक्वायर्ड होगा। ये जो ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग है उसको हम लोग देखेंगे। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो अर्लियर लर्निंग प्रोसेस था मीन्स वो क्लास में बैठ के मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना सीख रहा था। जैसे उसको एक न्यू सिचुएशन मिला कि उसको ज़रूरत पड़ गई कि उसको घर में भी वो उसको यूज़ कर सके या फिर मार्केट में भी उस चीज़ को यूज़ करे, तो उसने अपने स्किल को लगाया और वो वहाँ पे भी स्टार्ट हो गया उस काम को करने के लिए। तो ये पॉजिटिव था। अगर जो फर्स्ट लर्निंग सेकेंड लर्निंग को इंटरफेयर करे तो ये पॉजिटिव होगा। अगर जो निगेटिव है इसमें क्या होगा कि ये जो फर्स्ट लर्निंग है वो सेकेंड लर्निंग के साथ इंटरफेयर करे तो ये आपका निगेटिव हो गया। और ज़ीरो कब होगा जब फर्स्ट लर्निंग है वो ना ही सेकेंड लर्निंग को इंटरफेयर करे, तो इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे जीरो लर्निंग। मीन्स इसका कहीं भी कोई भी काम नहीं आया, सीखा तो लेकिन इसका हम लोग कहीं अप्लाई इस चीज़ को इस स्किल को नहीं किया, इट मीन्स ये आपका जीरो लर्निंग है। Learning transforms a person in many ways and occurs throughout one's life. Good learners utilize each and every opportunity as an occasion for learning. The methods or types of learning mentioned earlier provide
Only some basic ideas about learning. The changes that take place in personality, attitude, and interest are also consequences of certain types of learning. They take place in complex ways. As learning progresses, your ability to learn also develops. If you learn, you become a better person, flexible in approach, and competent enough to appreciate the reality. जो लर्निंग है वो एक पर्सन को ट्रांसफॉर्म करता है पूरे जीवन भर, उसके लाइफ टाइम तक। जो अच्छे लर्नर्स होते हैं वो अपने स्किल्स को यूटिलाइज करते हैं, हर एक अपॉर्चुनिटी को एक ऑकेजन मानते हैं और उससे वो सीखते हैं। ये जो मेथड्स या टाइप्स है लर्निंग का, उसको हम लोगों ने पहले ही मेंशन कर लिया है कुछ बेसिक आइडियाज अबाउट लर्निंग को लेकर के। ये जो चेंजेस है पर्सनैलिटी से रिलेटेड, एटीट्यूड से रिलेटेड या फिर इंटरेस्ट से रिलेटेड, ये सर्टेन टाइप्स ऑफ लर्निंग में ही आते हैं। और हम लोग देखते हैं कि कुछ कॉम्प्लेक्स वेज भी होता है लर्निंग का, जैसे कि लर्निंग प्रोसेस जब आपके एबिलिटी के अनुसार आप सीख रहे हो तो आप अपने आप को डेवलप कर रहे हो, तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स वेज। अगर आप सीख रहे हो किसी चीज़ को लर्न कर रहे हो तो आप एक अच्छे पर्सन बनोगे, आप अप्रोच में फ्लैक्सिबल बनोगे और आप किसी से compete कर सकते हो, आप रियलिटी को फेस कर सकते हो। here are some tips for better स्टडी हैबिट्स। आप कैसे हैबिट्स को बेहतर ढंग से स्टडी कर सकते हो, उसके लिए यहाँ पे कुछ टिप्स दिए गए हैं। Studying of a topic can be facilitated if you realize that effort and motivation both are important. In order to get more while preparing a topic or studying something, you need to attend to the following points. तो आप अगर किसी टॉपिक को स्टडी करते हो तो आप लोग रियलाइज करोगे कि उसके लिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता है और उसके लिए आपको मोटिवेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, यानी कि आपके लिए दोनों चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस चीज़ को गेन करने के लिए आप किसी टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो आपको कुछ पॉइंट्स को फॉलो करना चाहिए। स्टडी एट अ स्पेसिफिक प्लेस। आप एक स्पेसिफिक प्लेस पे स्टडी करो। यू मस्ट स्टडी इन अ क्वाइट वेल लाइटेड एरिया फ्री ऑफ डिस्टर्बेंस। इफ पॉसिबल यू शुड ऑल्सो हैव एट लीस्ट वन प्लेस वेयर यू ओनली स्टडी। Do nothing else at this spot. Keep magazines, radios, friends, and other distraction out of that area. In this way, studying will become strongly linked with one specific place. Once there, you will find it relatively easy to get started. तो आप एक शांत वातावरण में पढ़ो जहाँ पे बढ़िया सा लाइट आ रहा हो और वहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। अगर संभव हो सके तो आप एक एटलीस्ट एक प्लेस ऐसा चुन लो जहाँ पे आप सिर्फ पढ़ो, वहाँ पे उस स्पॉट पे कुछ भी ना करो। जैसे कि आप अपने साथ मैगजीन्स मत रखो, रेडियोज मत रखो, फ्रेंड्स को मत बुलाओ, या फिर जो भी आपको पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कर सके उसको उस एरिया से दूर रखो। इस तरीके से जब आप स्टडी करते हो तो आपका जो स्टडी करने का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिंक्ड हो जाएगा उस स्पेसिफिक प्लेस से। और एक बार आप ऐसा करके स्टडी करोगे तो आप पाओगे कि आपने बहुत ही अच्छे से स्टडी कर लिया। Organize your study through spaced sessions. It is quite reasonable to review intensely before an exam. However, if you are actually learning some topic for the first time, you are asking for trouble. It has been found that spaced practices is a more efficient way to study. It involves a large number of relatively short study sessions rather than one or two long ones called mass practice. तो अब आपके लिए एक और रिव्यू इंटेंसली, मतलब कि एग्जाम होने वाला, तो आप उस अपने ऊपर रिव्यू कर सकते हो कि आपको अभी तक कितना आपको आया उस टॉपिक को पढ़ के या फिर उस लेसन को पढ़ के या फिर उस कोर्स को पढ़ के। अगर आप एक्चुअली लर्निंग करना चाहते हो कुछ टॉपिक को, आप फर्स्ट टाइम उसको पढ़ते हो, आपको थोड़ा सा परेशानी होगा, उसके बाद आप उसको छोड़ दो, फिर थोड़े टाइम के बाद उसको उठाओ, उसके बाद फिर उस चीज़ को प्रैक्टिस करो, तो आप देखोगे कि जो आपका स्टडी है वो थोड़ा एफिशिएंट बन चुका है। और इसमें आप जो स्टडी करो उसको शॉर्ट स्टडी सेशंस में करो, मीन्स छोटे छोटे हिस्सों में बांट के स्टडी करो उस टॉपिक को। अगर आप वही चीज़ को आप एक ही बार में पढ़ लेना चाहते हो, दो ही बार में पढ़ लेना चाहते हो, तो वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देगा। यूज मेमोरी एड्स। Psychologists have found many techniques useful for improving memory. Most of them link new information to certain ideas or images that are easy to remember. जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने बहुत सारी टेक्निक्स को हायर किया या फिर देखा है कि वो आपकी मेमोरी को कैसे इम्प्रूव कर सकता है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है तो आप उससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन निकालो या फिर उससे रिलेटेड कोई इमेज अपने माइंड में बैठा लो, जिससे आप उस चीज़ को ईजिली याद रख सकते हो। ट्राई टू टेस्ट योर सेल्फ। When studying, you can arrange to take several practice tests before the real one in examination. In other words, studying should indicate self-testing by use of flashcards, learning checks, a study guide, or questions you ask yourself. जब आप स्टडी करते हो
तो अपने साथ बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट को भी रियल एग्जामिनेशन में बैठने से पहले सॉल्व कर सकते हो। अदर वर्ड्स में, जब आप स्टडी करते हो तो आप अपने आप को सेल्फ टेस्ट करो बाय यूजिंग फ्लैश कार्ड्स, लर्निंग चेक्स या फिर स्टडी गाइड्स, या फिर आप खुद से ही अपने आप से क्वेश्चन पूछो। Over learning. It has been found that many students under prepare for exams and most overestimate how well they will do in exams. A solution to both problems is overlearning. To overlearn, you should continue studying beyond bare mastery of a topic. This means that you need to give yourself time for extra study and review after you think you are prepared for a test. तो ये पाया गया है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एग्जाम्स जिनको जिनका एग्जामिनेशन का डेट नज़दीक आ गया, वो अंडर प्रिपेयर होते हैं या फिर अपने आप को ज़्यादा एस्टिमेट कर लेते हैं। इन दोनों कंडीशन से बचने के लिए आपके पास एक ही सॉल्यूशन है कि आप अगर कोई टॉपिक पढ़ते हो तो आप उसे तब तक पढ़ो जब तक आपको उस टॉपिक का मास्टरी हासिल ना हो जाए, मीन्स आपको उस टॉपिक के बारे में पूरा पता ना चल जाए, तब तक आप उसको पढ़ते रहो। ठीक है, इट मीन्स क्या होगा कि आप अपने लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालो और उस टॉपिक को एक्स्ट्रा स्टडी करो, जिससे आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो टेस्ट के लिए। अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन। अ टेंडेंसी टू प्रोक्रास्टिनेट इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सल. Procrastinators put off work until the last moment. They work only under pressure, skip classes, and give false reasons for late work. This have negative effect on learning and performance. Use of a formal time schedule and setting up specific goals may help to study more effectively. तो एक होता है प्रोक्रेस्टिनेट करना, ये ऑलमोस्ट यूनिवर्सल में सब जगह ये किया जाता है। ये जो प्रोक्रेस्टिनेटर्स होते हैं वो अपने वर्क को टालते रहते हैं जब तक के लिए लास्ट मोमेंट ना आ जाए, और वो तभी काम करते हैं जब उनके ऊपर प्रेशर बनता है। ये क्लासेस को स्किप करते हैं या फिर अपने लेट वर्क के लिए फॉल्स रीजंस को बताते हैं कि हाँ मेरे पास ये कारण था जिसकी वजह से मैंने अपना वर्क जो है वो टाइम से नहीं किया। इसका निगेटिव इफेक्ट पड़ता है लर्निंग और परफॉर्मेंस के ऊपर, इसलिए हमेशा फॉर्मल टाइम शेड्यूल को यूज़ करें और अपने स्पेसिफिक गोल्स को सेट करें, जिसकी वजह से आप मोर इफेक्टिवली स्टडी कर सकते हो। नाउ ट्राई टू सॉल्व इन टेक्स्ट क्वेश्चन 4.3। फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब आपको इस चैप्टर का सारा इंटेक्स क्वेश्चन बनाना होगा और साथ ही साथ इस चैप्टर का टर्मिनल क्वेश्चन भी बनाना होगा। ये रहा टर्मिनल क्वेश्चंस और यहाँ से सारे इंटेक्स क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। पहले खुद से बनाने का प्रयास करें, फिर आंसर की हेल्प लें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।